गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बताइए आप लोग कैसे हैं। जो कल हम लोग सेशन स्टार्ट कर रहे थे, जो 12th क्लास 10th के फिजिक्स का सेशन स्टार्ट हुआ था, उसे आगे बढ़ाने वाले हैं। तो कल 75 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे, तो आज हम 77 से 76 से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट किया जाए, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है, प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ प्रतिबिंब दो तरह से बनता है। जब प्रकाश से किरणें वास्तव में मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, परंतु जब किरणें मिलती हुई प्रतीत होगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतीत हो रहा है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। परंतु यदि वास्तव में किरणें मिलेगी, तो यदि वास्तव में किरणें मिलेगी तो प्रतिबिंब बनेगा क्या, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कहता है 77, समतल दर्पण के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान m का मान क्या होगा। तो समतल दर्पण में बताए थे कि जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनता है। अर्थात आवर्धन का फॉर्मूला m = होता है हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। मतलब अगर इमेज की लंबाई x है तो वस्तु की लंबाई भी x होगा, क्योंकि जितना इमेज है वो जितना वस्तु की लंबाई उतना ही इमेज की लंबाई है। तो यहाँ से काटेंगे तो आवर्धन कट के क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और भी प्लस में 1 होगा, क्योंकि जिधर इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए +1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं। अगर कोई आप दर्पण लेते हैं, गोलीय दर्पण, यह अवतल दर्पण है या आप उत्तल दर्पण भी ले सकते हैं। यह एक अवतल दर्पण है और यह एक उत्तल दर्पण है। तो दर्पण कोई हो, अगर दर्पण गोलीय दर्पण होगा और इसके मिड पॉइंट, इसके बीचों बीच के जो मिड पॉइंट होता है, इसके बीचों बीच दर्पण के जो मिड पॉइंट है, इसे ध्रुव या P से सूचित किया जाता है, इसे ध्रुव या P कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 कहता है गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं। वास्तव में जो गोलीय दर्पण बनता है वह किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है। यदि यह गोले का कटा हुआ भाग है, अगर इसे पूर्ण रूप से गोल किया जाए तो यह एक खोखला गोला बना। तो कहता है इस खोखले गोले के केंद्र को क्या कहते हैं। इस खोखला गोला का केंद्र यहाँ होगा, इसे सी मान लिए। इस दर्पण का बीचों बीच का पॉइंट है ध्रुव P, तो यहाँ से जो मिला तो ये तो प्रधान अक्ष हुआ, परंतु इस जो C है इसे वक्रता केंद्र कहते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 कहता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण को क्या कहते हैं। तो परावर्तन के नियम में हम लोग देखे थे कि यदि कोई यह एक सतह है, अगर यह सतह है तो किरणें, आने वाली किरणों को आपतित किरण, यह किरणें आपतित होगा, उसके बाद सतह पर पड़ेगी और परावर्तित हो जाएगा। यहाँ पर हम एक अभिलंब ड्रॉ करते हैं, और जब अभिलंब ड्रॉ करेंगे तो इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट, परावर्तन कोण कहते हैं। कहता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, तो आपतित किरण तो E है, अगर इसे A मान ले और इसे B मान ले तो आपतित किरण A है और ये अभिलंब है। अगर इसके बीच में जो कोण बन रहा है उस कोण को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। वही यह परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, और इसे एंगल ऑफ आर्ट से सूचित किया जाता है। और जो प्रकाश के परावर्तन का नियम था उसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर था। तो कहता है कि उस अभिलंब के बीच में जो बन रहा है कोण उसे क्या कहेंगे, तो हम आपतन कोण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है परावर्तित किरण और अभिलंब, अभी बताएं कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे कहेंगे परावर्तन कोण कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन कोण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 कहता है दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का क्या कहते हैं। कहता है दर्पण के चौड़ाई, अगर कोई आप दर्पण गोलीय बनाइए तो इसकी चौड़ाई को कह रहा है,
तो यहाँ से यहाँ तक यह दर्पण की क्या हुआ, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक दर्पण की क्या है, चौड़ाई है। और इस चौड़ाई को हम इस दर्पण का क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 कहता है यदि आपतन कोण का मान 0 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। हम प्रकाश के परावर्तन के नियम में पढ़े थे, दूसरा नियम में, कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात जितना एंगल ऑफ आई होगा उतना ही एंगल ऑफ आर होता है। कहता है यहाँ आपतन कोण 0 डिग्री है, तो आपतन कोण 0 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण भी कितना डिग्री हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, कहता है एक अवतल दर्पण की त्रिज्या, एक अवतल दर्पण की त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। कल बताए थे हम आप लोगों को कि F इक्वल टू r/2 होता है। अगर r/2 होता है और कह रहा है वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या मतलब r का वैल्यू, r दिया हुआ है कितना, 32, तो 32 बटा क्या हो जाएगा 2 से कटेगा 16 मरते में, F बराबर क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। फिर समझिए कि दर्पण कौन का, दर्पण कह रहा है अवतल, यदि अवतल दर्पण कर रहा है तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या दोनों ही निगेटिव होता है, तो क्या होगा -16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 कहता है यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव मतलब P पर ही रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वास्तव में ध्रुव पर रखना संभव नहीं होता है, परंतु आप ध्रुव पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी ध्रुव पर ही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि फोकस पर है तो कहाँ बनेगा, अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। यदि अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। यदि वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और समान लंबाई के वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और कैसा बनेगा, समान लंबाई के बनेगा, और वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 86 कहता है अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर होता है। अवतल दर्पण में एक ऐसी स्थिति है जहां आप वस्तु को रखिएगा तो जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। यह होता है दर्पण के सी यानी वक्रता केंद्र पर। जैसे यदि यह अवतल दर्पण लिए, यदि अवतल दर्पण लिए तो अवतल दर्पण के जो बीचों बीच के पॉइंट है उसे ध्रुव कहेंगे। यहाँ कोई सी होता तो इस सी पर ही वस्तु को रखा जाता है। अगर सी पर रखेंगे तो यहाँ से पहला नियम कहता है कि प्रधान अक्ष के समांतर लाइए, और किससे किरण गुजर जाएगा, एफ से। दूसरा है कि अगर ये एफ से किरण लाइएगा तो फिर क्या प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी, और इसे मिलाइएगा तो कहाँ मिलेगा, सी पर ही। जितना लंबाई के वस्तु होगा उतना ही लंबाई के प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। दर्पण कह रहा है तो दर्पण केवल अवतल दर्पण में ही वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, अन्यथा जो समतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, इन दोनों दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। तो कौन होगा दर्पण अवतल दर्पण होगा, और यह अवतल दर्पण सभी तरह के प्रतिबिंब को बनाता है। कहा है वास्तविक प्रतिबिंब, न तो काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब इसमें भी बनता है, उत्तल दर्पण में तो काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 88। कहता है निम्नलिखित में से किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। आभासी प्रतिबिंब दर्पण में तीनों दर्पण में बनता है, अवतल दर्पण में भी बनेगा, उत्तल दर्पण में भी बनेगा और समतल दर्पण में भी बनता है। तो तीनों के तीनों दर्पण में बनेगा, क्योंकि इसमें जब वस्तु कहाँ रहेगा, P और F के बीच में। जब P और F के बीच में हो, P और F के बीच में होगा तब काल्पनिक बनता है। इसमें तो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनेगा समतल दर्पण में, और इसमें ऑलवेज, दोनों दर्पण ऐसा है इसमें हमेशा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलिए, कहता है छाया का निर्माण कब होता है। अब आपकी परछाई भी बनती होगी, तो आप परछाई कब बनता है, परछाई तभी बनता है जब अगर कोई वस्तु है तो वस्तु के सामने से लाइट पड़े, तभी तो परछाई बनेगा यानी छाया बनेगा। तो कहता है कि छाया का निर्माण होता है जब प्रकाश किस मार्ग से गुजरेगी। अगर मान लीजिए
अगर कोई आप चलनी या कोई मतलब जो आर पार दिखाई देने वाला वस्तु होगा, आप उसको लेकर अगर बल्ब के सामने रखिएगा तो उसकी परछाई नहीं बनेगी। अतः वस्तु भी कैसा होना चाहिए, अपारदर्शी होना चाहिए। मतलब कैसे वस्तु से हमें से छाया का निर्माण होगा, अपारदर्शी वस्तु से निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है पेरिस्कोप बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगर आप पेरिस्कोप देखे होइएगा तो पेरिस्कोप में होता क्या है, ऊपर से देखने के लिए इस तरह का फॉर्मेट निर्माण किया जाता है। इसमें जैसे हो इसमें मोड़कर नीचे ले आया जाता है। अगर इधर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, मान लीजिए अगर ये ऑब्जेक्ट खड़ा है, अगर इस ऑब्जेक्ट को हमें देखना है, इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, देखना है। इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यहाँ पर अवतल दर्पण का निर्माण किया जाता है, अवतल दर्पण लगा दिया जाता है। अभी जो अवतल दर्पण होगा, यहाँ पर अवतल दर्पण लगाया जाता है। अभी अवतल अगर कोई वस्तु है तो इस वस्तु का इमेज इस अवतल दर्पण में बनेगा, और इस अवतल दर्पण में बनेगा तो इस अवतल दर्पण से फिर यहाँ एक अवतल दर्पण लगा दिया जाता है। तो इस दर्पण में जो समतल दर्पण, किस दर्पण का होगा, सॉरी समतल दर्पण का यूज होता है, अवतल दर्पण का नहीं। तो यहाँ पर एक समतल दर्पण लगा दिया जाता है। अब इस वस्तु का इमेज इस समतल दर्पण में बना। अब इस समतल दर्पण में जो इमेज बना हुआ है उस इमेज का निर्माण इस समतल दर्पण अपने अंदर करेगा, और यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ पर अगर खड़ा है तो यह व्यक्ति इसे आसानी से इस व्यक्ति को देख सकता है। तो इस तरह का पेरिस्कोप निर्माण किया जाता है। इसमें किस दर्पण का यूज होता है, समतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है सोलर कुकर में परावर्तक के रूप में, परावर्तक सतह के रूप में सबसे उपयुक्त दर्पण कौन सा है। यदि परावर्तन के लिए इस्तेमाल करेगा तो सोलर कुकर में होता क्या है, एक हमें टेम्परेचर को एकत्रित करना होता है क्यों, ताकि खाना बनाने में आसानी हो। अतः ऐसा एक ही दर्पण करता है, वो अवतल दर्पण करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समतल दर्पण का उपयोग जिम क्लास और डांस क्लास में किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग एटीएम मशीन में या स्ट्रीट लाइट के परावर्तक सतह में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा किस तरफ बनता है। तो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, और कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। तो दर्पण के पीछे बनता है और साथ साथ क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा। क्या बनेगा, काल्पनिक। और काल्पनिक है तो सीधा बनेगा। क्या बनेगा, सीधा बनेगा। हमेशा क्या बनेगा, सीधा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर कहता है 94 कि प्रकाश के परावर्तन के नियम किस प्रकार के पृष्ठों पर लागू होता है। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम सभी पृष्ठों पर लागू होगा, या समतल हो या मतलब पृष्ठीय, कहता है सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होता है। समतल होगा तब पर भी, खुरदरी होगा तब पर भी, क्योंकि बिना परावर्तन के किसी वस्तु को देखना संभव नहीं होता है। और परावर्तन का नियम कहें तो सभी पृष्ठों के लिए लागू होगा। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि किसी दर्पण का आवर्धन प्लस 0.5 है तो प्रतिबिंब कैसा होगा। यदि आवर्धन प्लस में है तो आवर्धन प्लस है तो पहला बात कि यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। अगर काल्पनिक होगा तो सीधा होगा, और सीधा होगा तो देखते हैं कौन ऑप्शन होगा। तो कहता है वास्तविक और छोटा, वास्तविक और बड़ा बनेगा। आभासी, सीधा और बड़ा। ये भी देखिएगा तो प्लस में 0.5 है तो आभासी बनेगा, और सीधा बनेगा, और क्या बनेगा, छोटा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलिए, कहता है किसी अवतल दर्पण में जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा। अब इसे समझिए, अगर ये एक अवतल दर्पण हम लिए तो अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखने के लिए, सी और एफ के बीच में। अगर ये ध्रुव पी है और यहाँ से सी और एफ के बीच में रखना है। अगर मान लिए यहाँ पर क्या है, ये सी है, इसे सी मान ले। अगर ये सी है, इसे सी मान लेते हैं, इसे एफ मान लेते हैं। तो कहा सी और एफ के बीच में रखिए, तो सी और एफ के बीच में रखते हैं। तो प्रतिबिंब यहाँ से पहला नियम कि प्रकाश से किरणें दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आएगी। तो समांतर आएगी तो किससे होकर गुजर जाएगा, एफ से होकर
गुजर जाएगी। दूसरा नियम क्या कहता है, यदि फोकस से होकर जाएगा तो पुनः क्या हो जाएगा, समांतर, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर। अगर आप यहाँ से इसे खींचते हैं तो आपको प्रिंसिपल एक्सिस का डॉटेड भाग दिखाई देता, तो आप देखेंगे कि सी से पहले बना है सी, और इस सी से परे है, और इस सी के बाद वाले क्षेत्र को अनंत यानी इनफाइनाइट का क्षेत्र कहते हैं। तो सी और किसके बीच में बनता है, अनंत के बीच में। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 कहता है वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए, वाहनों में पीछे के दृश्य यानी पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ऐसा क्यों? बताए थे कि अवतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक होगा तो सीधा होगा, और अवतल दर्पण छोटा प्रतिबिंब बनाता है वस्तु का। जब छोटा बनाएगा तो इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। मतलब एक छोटा सा दर्पण पीछे के पूरे वस्तु को कवर कर सकती है, इसीलिए हम इसे मतलब जो पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कहता है क्योंकि यह सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, नहीं, इसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत और व्यापक होता है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर सी भी है, ए बी दोनों दिया हुआ है, तो अच्छा होगा ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे हम, सी, ए और बी दोनों, क्योंकि ये भी कारण है, यह छोटा और छोटा प्रतिबिंब बना रहा है और कैसा बना रहा है, सीधा, साथ साथ इसका क्या है, दृष्टि क्षेत्र विस्तृत है, इसीलिए इसे क्या होता है, दोनों इसकी विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98, लेंस और दर्पण में मुख्यतः क्या अंतर है? वास्तव में लेंस पारदर्शी पदार्थों से बना होता है, जबकि दर्पण पारदर्शी पदार्थों से नहीं बना होता है। दर्पण बनाने के लिए एक और क्लेम किया जाता है, रचित किया जाता है दर्पण को। तो कहता है लेंस और दर्पण, दर्पण प्रकाश के परावर्तित करता है जबकि लेंस अपवर्तित है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 कहता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, अनंत होता है इसकी फोकस दूरी। तो आज से इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। यह सीरीज जो चैप्टर 1 का जो 1 से लेकर 99 तक क्वेश्चन देखे, अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तीनों सेशन को देखकर, तो चैप्टर 1 में एक भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो इतना ही देर के लिए गुड बाय, टेक केयर।